देखो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, हर एक बॉडी के पास ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि सारा मास एक ही पॉइंट में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन फिर भी अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो वो पॉइंट होगा जहां हम एज्यूम करेंगे सारा मास कंसंट्रेटेड है। और सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट के इनसाइड भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास समझे हम, मान लो ये तुमने देखा होगा अगर कभी तुम राहुल सर के ऑफिस में गए होगे, उसके बाद नहीं गया। तो देखो इसमें भी अगर हम देखें तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यही क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लो तुम भी कर सकते हो, ये पेन है, पेन को ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करो, तो जहाँ पर भी ये बैलेंस हो रहा है वही कौन सा पोजीशन है, इसकी सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन है ना। बहुत से लोग ऐसे कॉपी भी घुमा लेते हैं उंगली उंगली पे स्टाइल मारने के लिए, तो वो भी जिस भी पॉइंट के अबाउट उंगली रखी हुई है दैट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब सुनो, सेंटर ऑफ मास को ही क्यों स्टडी कर रहे हैं हम, बाकी इतने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट में उनको क्यों स्टडी नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर अगर तुम देखोगे, मान लो एक बेसबॉल बैट है, इसको ऐसे घुमा घुमा के उछाला, जैसे ये बॉटल ही ले लो, इसको भी अगर हम घुमा घुमा के उछाल रहे हैं, ये तो घूम ही नहीं सही से। ठीक है, ऐसे 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 घूम रही है, रैंडम सा बात है जैसे इसका है इसमें। लेकिन अगर तुम किसी भी पॉइंट का मोशन देखो, जैसे मान लो इस पॉइंट को देखें हम, ये वाले पॉइंट का मोशन देखें तो ये ऐसे घूमा होगा पहले, मतलब ऐसे घूम के यहाँ पहुँचा होगा, फिर घूमा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, ऐसे 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 घूम घूम के बना होगा। क्या इस बात को देख पाना, मतलब इस बात को स्टडी कर पाना अपने लिए ईजी काम है? बिल्कुल ईजी काम नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉन शेप है ही नहीं। अदर मासेस जो भी होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो सारे कोई रैंडम पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पॉइंट देख रहे हो, ये कैसा, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अगर अपनी आंखें हम सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस करें तो इसका पाथ हमको क्या नज़र आ रहा है, पैराबोला। और इसके लिए अब पूछा जाए कि बताओ ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक हवा में रही होगी, ऑब्जेक्ट को अगर तुमने मान लो कुछ v वेलोसिटी से फेंका है, थीटा एंगल बनाते हुए, सब बता दोगे तुम? किसको देख के बता पाए हम? ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको देख के बता पाए, क्योंकि उसकी जो पाथ थी वो क्या थी, सबसे सिंपल थी। तो सेंटर ऑफ मास हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके जो पाथ होती है, सेंटर ऑफ मास हमेशा सिंपलेस्ट पाथ फॉलो करता है। जो भी हमारी नॉन शेप होती है, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, तो इसीलिए हम हमेशा सेंटर ऑफ मास के लिए ही चीज़ें निकालेंगे। जैसे तुम याद करो, हमने न्यूटन की इक्वेशन लिखी थी, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ब्लॉक में देखो बहुत सारे पॉइंट थे, ये बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे मासेस थे, लेकिन हम ये सारी फोर्सेस बिल्कुल सेंटर पे दिखा रहे होंगे अगर तुमको याद होगा तो। और मैंने बोला भी था कि पूरी, जब फ्री बॉडी डायग्राम बता रहा था कि पूरी बॉडी को एक पॉइंट मान लो और यहीं पे इसकी फोर्स वोर्स सब लगा दो इस पर। तो यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए में जो ए होता है वो किसका, ये होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है ना। ऐसी मोमेंटम की अगर हम बात करें, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, तो मोमेंटम में भी वी जो होता है वी सी एम ही आता है। ये देखो अभी तो ऐसे ही मतलब मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैथमेटिकल प्रूफ भी हो जाता है कि सारे मासेस को अगर मोशन हम कंसिडर भी कर लें तो भी डायरेक्ट वो ए सी एम निकल के आ जाएगा, ये वी सी एम निकल के आ जाएगा। वो हम देखेंगे जब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, तब हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही होता है अपने पास एक ये खिलौना होता है, ये देखा तुमने, ऐसे इसको इधर उधर करोगे तो ये फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता है। खेला है बचपन, अभिवंत के पास होगा, अभिवंत होता है ना ऐसा, है तेरे पास? होगा, देखो टॉयज़ का कलेक्शन है भाई उसके पास। तो इसको अगर कहीं भी तुम खिलाओगे ये वहीं पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, इसका सेंटर ऑफ मास अर्थ के पास है, मतलब ग्राउंड लेवल पे। जिसका सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा ना, उसको गिरा पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि mg का टॉर्क वॉर्क आ जाता है। वो बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनकी फाउंडेशन तुमने देखी होगी कि फाउंडेशन काफ़ी बड़ी रखते हैं हम पहले, फिर बिल्डिंग ऊपर की तरफ जाते जाते पतली होती चली जाती है। सोचा है ये, देखा है ना। तो रीज़न उसका क्या है? रीज़न यही है कि अगर सुन लो, जितना सेंटर ऑफ मास अर्थ के पास रहेगा, मतलब जितना हैवी मास अर्थ के पास रहेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास नीचे होगा तो इसको हवा चलेगी तो टॉर्क की हवा जो एयर की वजह से टॉर्क आएगा उसको पलटना मुश्किल नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच जाए, तुम देखोगे कि जो टॉर्क होगा ना इस पर बढ़ जाता है। टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स,
एयर की वजह से यहाँ पे ऐसे कोई फोर्स लगी तो वो फिर इस पॉइंट के अबाउट इस बिल्डिंग को पलटा सकती है। तो डैम्स वगैरह जो भी होते हैं उनकी भी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी रखी जाती है, हैवी फाउंडेशन रखी जाती है, सो डैट जित मोस्ट ऑफ द मास, हमेशा ये कोशिश करी जाती है कि मोस्ट ऑफ द मास अर्थ के सरफेस के आसपास रहे, है ना। तो जिन भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अर्थ के जितना पास रहेगा उनका गिर पाना उतना ही मुश्किल है। ओके, तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ रहे हैं। देखो बाकी इंजीनियरिंग में जाओगे, मैकेनिकल में यही सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास टॉपिक डालो और एक दो पॉइंट लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। COM और सेंटर ऑफ मास टॉपिक अगर समझ नहीं आया तो रोटेशन समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से समझना और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको टाइमली कंप्लीट करना। अगर अभी समझ नहीं आया तो जीवन भर कभी समझ नहीं आएगा, ये खेल खत्म। लिखो लिखो, मैनी टाइम्स we have to deal with many times we have to deal with motion of we have to deal with motion of all the parts of a body. We have to deal with motion of all the parts of a body. So लिखो, instead of studying motion of all the parts, instead of studying motion of all the parts of the body, studying all the parts, motion of all the parts of a body, we search for a point called COM. We search for a point called COM because COM follows easiest path. Because COM follows easiest path. Next लिखो, in Fnet is equals to MA. In Fnet is equals to MA. A is the acceleration of COM. In Fnet is equals to MA. A is the acceleration of COM. उसके बाद in P vector is equals to MV vector. In relation P vector is equals to MV vector. V vector is the velocity of center of mass. V vector is the velocity of center of mass. Next point. COM is a point where whole mass of the body is supposed to be COM is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. Where whole mass of the body is supposed to be concentrated. Next point. It can be inside or outside the body. It can be inside or outside the body. कहीं भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, इनसाइड आउटसाइड। वो देखेंगे कि इनसाइड आउटसाइड कैसे हो सकता है, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड कैसे हो सकता है बॉडी के। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ n डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। मान लो कोई बॉडी है, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी। हमको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको बतानी है तो वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बतानी होगी। वही क्या रहेगा, अपने पास एक इनिशियल पॉइंट रहेगा। इस टाइम पे हम वो उस पॉइंट को ले लेते हैं ओरिजिन 0,0,0। ठीक है, तो अगर जनरल बताना हो, लाइक अगर हमको बताना है इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे हम XCM
और एक्स सी एम की वैल्यू अपने पास होती है m1 x1, मतलब m1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे ना ऐसा कुछ, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 कॉमा y2 कॉमा z2, और इनके पोजीशन वेक्टर भी दिखा रखे हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पहले स्केलर फॉर्म देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन m3 x3 m4 x4 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस फॉर्मूले से निकलेगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2, कहाँ तक ऐड करेंगे, mn yn तक, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn तक। इन द सेम वे जेड सी एम भी हम फाइंड कर लेंगे। अगर पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर सी एम वेक्टर, ठीक है, तो आर सी एम वेक्टर तुम्हारे पास क्या होगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर सो ऑन mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 mn तक ऐड कर देंगे इसी तरीके से। समझ में आया तुमको? अब देखो इसको कॉम्पैक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में, समेशन mi xi, समेशन पता है तुम लोगों को, पता लग गया? अब मैथमेटिकल टूल तक तो नहीं पता था। समेशन mi xi, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी, ऐसे यहाँ पर भी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। यहाँ पर भी लिख सकते हैं समेशन mi yi ओवर समेशन ऑफ mi, और ये हो जाएगा समेशन mi ri वेक्टर ओवर समेशन ऑफ mi। समझ में आई बात? अब जल्दी से नोट कर लो, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही सेम वे अगर तुमने एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम निकाल दिया और तुम्हारा मन नहीं है इस फॉर्मूले को लगाने का, तो तुम सीधा लिख सकते हो आर सी एम वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप। सेम आंसर आएगा इससे और इससे। समझ में आया तुमको, या ये सब देख के तोते उड़ गए तुम्हारे? m1 m2 क्या है भाई, ये छोटे छोटे मास है, बॉडी को माना हुआ है n नंबर ऑफ मासेस से मिलके बनी हुई है। कोई भी मास हो सकता है, 1 kg 2 kg 3 kg, पॉइंट मासेस है। बॉडी का टोटल मास क्या हो जाएगा यहाँ पर, m1 m2 mn, तो यहाँ पर इन सब की जगह टोटल मास ऑफ द बॉडी भी हम लिख सकते हैं अगर पता है तो, डिनोमिनेटर में। पार्क में आया है तो
तो भाई तभी तो आईआईटी में जाएगा, बताया नहीं है मैंने? बताया था ना, 12 घंटे यहाँ स्पेंड करेगा तभी 24 घंटे आईआईटी में बीतेंगे फिर। समझा? क्या हुआ? क्या बोला तूने? 25 में बाहर? 25वां घंटा बाहर? तो तेरे डे में 25वां घंटा भी है। चौकीदार बोलते हैं उसको। उसके लिए भी 24 ही होते हैं। तू है भाई 25वां वाला, मॉडर्न जेंजी चौकीदार। जेंजी ना बोलूं? अब तो जेंजी नहीं है तू। ईयर ऑफ बर्थ क्या है तेरी? 2007 है ना, तो जेंजी तो हुआ नहीं। जेस के बाद वाला अल्फा है। देखते हैं कौन सही है। सुन लो, जेनजी इज द डेमोग्राफिक ग्रुप बोर्न रफली बिटवीन 1997 टू 2012। इसके बीच में जो भी हुए हैं, जनरेशन के अकॉर्डिंग तो जेनजी हूँ मैं भी। क्या करेगा जान के? ये काम भी करता है तू 25वें घंटे में? जो रिश्ते मंगवाने होंगे तब बता दूंगा, ठीक है? गैस करो ऐसे ही। नोट कर लो, अरे जल्दी नोट करो इसको। तो टूट भी जाते रिश्ते भाई, टूटते नहीं है? बताना नहीं चाह रहा, तू पहुंच गया तो शादी में। हुई नहीं, एक हो गई है, एक बची है। बताया नहीं था मैंने तुमको कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बाइक रहेगी एक। तो भाई तभी तो आईआईटी में जाएगा, बताया नहीं है मैंने? बताया था ना, 12 घंटे यहाँ स्पेंड करेगा तभी 24 घंटे आईआईटी में बीतेंगे फिर। समझा? क्या हुआ? क्या बोला तूने? 25 में बाहर? 25वां घंटा बाहर? तो तेरे डे में 25वां घंटा भी है। चौकीदार बोलते हैं उसको। उसके लिए भी 24 ही होते हैं। तू है भाई 25वां वाला, मॉडर्न जेंजी चौकीदार। जेंजी ना बोलूं? अब तो जेंजी नहीं है तू। ईयर ऑफ बर्थ क्या है तेरी? 2007 है ना, तो जेंजी तो हुआ नहीं। जेस के बाद वाला अल्फा है। देखते हैं कौन सही है। सुन लो, जेनजी इज द डेमोग्राफिक ग्रुप बोर्न रफली बिटवीन 1997 टू 2012। क्या करेगा जान के?
ये काम भी करता है तू 25वें घंटे में। जो रिश्ते मंगवाने होंगे तब बता दूंगा, ठीक है। नोट कर लो, अरे जल्दी नोट करो इसको। तो टूट भी जाते रिश्ते भाई, टूटते नहीं है। बताना नहीं चाह रहा, तू पहुंच गया तो शादी में। हुई नहीं, एक हो गई है, एक बची है। बताया नहीं था मैंने तुमको कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बाइक रहेगी एक, उस पे 2 बच्चे आगे बैठे होंगे टंकी पे, एक बीच में और पीछे बीवी बैठी होगी, वो भी सिर्फ एक। पढ़ लिख लोगे तो क्या पता तुम्हारा भला हो जाए ज़्यादा ही। है वो तो 2 परिवार अलग नहीं रह सकते हैं, एक साथ ही रखेगा। प्लानिंग लगती है उसके लिए दोस्त, ईयर्स ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल। शादी के ऑडिशन के, हाँ देखा था मैंने। क्या क्या? अरे कोई जल गया, जल रहा होगा कोई पड़ोसी से। रेडियो एक्टिव बॉम्ब रेडी हो रहा है। हो गया, ये हो गया। बॉम्ब फटने से पहले की है वो। रेडियो एक्टिव बॉम्ब बैठे हुए हैं इस क्लास में बहुत सारे, टाइम टाइम पे फटते रहते हैं वो। ए भाई ये सब हो गया, चलो छोड़ो। जिनका नहीं हुआ वो पड़ोसियों से देखो। सुनो, अरे शांत हो जाओ, अब इधर फोकस करो। 2 मासेस के लिए 2 मासेस है अपने पास, M1 M2, ऑब्वियस सी बात, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसको x1 बोल देते हैं फ्रॉम मास M1। ऐसे ही मतलब यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे ही आ जाएगा। मान लो इधर आ गया x1 और ये x2 है। अगर x1 इतना आ गया तो x2 क्या हो जाएगा अपने पास, ये बताओ। x2 क्या हो जाएगा, r माइनस x1, और x1 तुम्हारे पास आया है M2r बाय M1 प्लस M2। अरे कौन है ये अभी भी बोले जा रहा है इधर। r माइनस x1 करेंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, r माइनस M2r बाय M1 प्लस M2। तो देखो यहाँ पे बनेगा M1r प्लस का M2r और माइनस का M2r पहले ही ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या बच जाएगा अपने पास, M1r अपॉन M1 प्लस M2। तो देखो किसी भी मास से, पहला तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है और किसी भी एक मास से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी हुई है तो क्या करना है तुम्हें। जैसे M1 से पूछी हुई थी तो हमने क्या लिखा ऊपर, दूसरा मास, दोनों के बीच का सेपरेशन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा अगर ऐसे याद रखोगे तो। इससे अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी हुई है तो क्या हो जाएगा, पहला मास M1 इंटू आर, इनके बीच का डिस्टेंस बाय M1 प्लस M2। इस तरह से समझो इस फॉर्मूले को। अब सुनो, अब हमने क्या किया, अब हमने डिवाइड कर दिया x1 और x2 को। x1 बाय x2 करेंगे तो देखो ये तो कॉमन ही है दोनों के पास, ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास M2r और नीचे क्या होगा M1r, r से r कैंसिल, तो यहाँ से देखो x1 बाय x2 इज इक्वल्स टू M2 बाय M1, ये आ रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 इंटू x1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू x2, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं M इंटू x इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट, और दूसरे वो m इंटू एक्स ही लिखते हैं, फिर कन्फ्यूजन होगी अदरवाइज। m इंटू एक्स कॉन्स्टेंट बोल दिया, मतलब मास इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब ये सोचो किसी के लिए अगर x ज़्यादा है तो m क्या होना पड़ेगा, कम, और किसी के लिए अगर m ज़्यादा है तो x क्या होना पड़ेगा, कम। तो यहाँ पर मास इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो कांस्टेंट है। तो अगर मान लो किसी का मास ज़्यादा है तो उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास किसके पास लाई करेगा, हैवियर मास के पास या लाइटर मास के पास, हैवियर मास के पास। तो जिधर भी ज़्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही लाई करता है। मान लो इसमें अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दे रखा है हमें कि ये है इधर सेंटर ऑफ मास, तो क्या तुम इस इधर बता सकते हो कि कौन सा वाला मास भारी रहा होगा अगर सेंटर ऑफ मास इधर आया है, m1 वाला मास भारी रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी थी। अब तुम नोट कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे देखो, अगर m1 m2 बराबर होते तो x1 x2 बराबर होते। m1 m2 बराबर मतलब ये दोनों आइडेंटिकल मास होते। उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाता, सेंटर पे आ जाता, लाइन जॉइनिंग m1 m2 के बिल्कुल सेंटर पे, बीचों बीच। क्या ओरिजिन बदलने से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलेगी या नहीं। मतलब अगर यहाँ ओरिजिन ले लूँगा तो सेंटर ऑफ मास उठ के यहाँ कहीं आ जाएगा, कोऑर्डिनेट उसके बेसिक बदल जाएंगे लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन सेम ही रहेगी। तो अभी खैर ये पॉइंट लिखेंगे कि ओरिजिन के बदलने से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बदल सकते हैं, बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगी, वो पहले जहाँ था अभी भी वहीं लाई करेगा। इसमें एक पॉइंट लिख लो कि ऑन चेंजिंग ओरिजिन, लास्ट पॉइंट है इसमें, नीचे लिख लो ऑन चेंजिंग ओरिजिन, ऑन चेंजिंग ओरिजिन the coordinate of COM changes. On changing the origin, the coordinate of the COM changes. On changing the origin, the coordinate of COM changes while the exact position, स्लैश करके लिख देना लोकेशन, exact position / location of the COM remains same. Exact position or location of COM remains same. नोट कर लिया सबने। चलो अब प्रॉब्लम पे चलते। इसमें COM की पोजीशन फाइंड करनी है, वही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में XY प्लेन में रखे हुए हैं, एक स्क्वायर के ऊपर है, 2x2 का स्क्वायर है। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। COM के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इन सब के कोऑर्डिनेट लिख लो पहले। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 1 kg जो ओरिजिन पे 0,0, इसके 2,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 2,2। अब बस सीधा फॉर्मूला लगा दो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 mn xn बाय m1 m2 m3 m4। ऐसे XCM निकाल दो, फिर YCM भी निकाल दो। ZCM की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि XY प्लेन में रखे हुए हैं ये। XCM लिखेंगे तो m1 x1, सो 1 इंटू 0 प्लस m2 x2, 2 इंटू 2 प्लस m3 x3, 2 इंटू 3 प्लस m4 x4, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। 10 आ गया, ये ऊपर भी 10 बन रहा है तो 10/10। XCM आ गया 1 सेंटीमीटर। YCM क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस
2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अच्छा हाँ, 4 kg का है, यहाँ भी गड़बड़ होगी, फिर 4 इंटू 0 होगा, इधर भी 4 इंटू 0 होगा, 4 इंटू 2। हाँ, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 6, और इधर ये कितना है 8, 8 प्लस 6 14, 14 अपॉन 10 मतलब 1.4 सेंटीमीटर। तो एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने पास आ गए 1.4 सेंटीमीटर। अगर आर सी एम वैक्टर पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 1.4 जे कैप सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ सी ओ एम फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, सी ओ एम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अरे कितना होगा भाई इसका मैग्नीट्यूड ले लो ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास √1 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर सेंटीमीटर में। सेंटर ऑफ मास देखें तो कहाँ पे आया है एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 रहा है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट 1.4, 1 यहाँ होगा 1.4 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास आया है, यहाँ अपना सी ओ एम है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही आया है, ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं आया, क्योंकि हैवियर मास किधर रखे हुए थे, ऊपर रखे हुए थे। हो गया, आ गया था ये सबका, हाथ ऊपर करना जितने लोगों का आंसर आया था। ये भी नहीं आया तेरा, अबे तो हाथ ऊपर करने को बोला है, हाथ ऊपर नहीं होता। चलो ठीक है, सबका आ गया था। ये करो, इस बार इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2 मीटर, यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो मासेस के, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएंगे। एक के कोऑर्डिनेट तो, दो के कोऑर्डिनेट दिख ही रहे हैं, 0,0 और 2,0। 3 kg के कोऑर्डिनेट देखने होंगे तुमको, देखो थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है बस। इलेवन बाय 9 और 1/, ठीक। कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। 2 kg के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, 4 kg के होंगे 2,0। इसके अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये वाली साइड है अपने पास 2 मीटर, ये एंगल कितना होगा 60, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 2 cos 60 1 मीटर, और ये साइड कितनी होगी 2 sin 60, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा √3। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x में 1 और y में √3। एक्स सी एम m1 x1 2,0, m2 x2 4,2, m3 x3 तो 3,1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये हो जाएगा 8 + 3 11/9 सेंटीमीटर। वाई सी एम, दो मासेस का तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो 2,0, 4,0 और 3 इंटू √3, और m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3√3/9, दैट इज √3/3, 1/√3। तो यहाँ एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम ये अपने पास आ गया 11/9 कॉमा 1/√3 सेंटीमीटर। क्या मीटर लिखा हुआ है क्या, तो मीटर हो जाएगा। हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
करो, वही काम करना है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताने। क्यूब दे रखा है 1 मीटर साइड का। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं आओ इनके। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 1 0। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 1 0। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 1। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0 1। और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 1। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 1 1। करो अब जल्दी। हाफ हाफ 1/3। चलो देखते हैं। XCM 2 इंटू 0, इसके लिए तो 0। 2 इंटू 1, इसके लिए 2। इसके लिए भी 2। इसके लिए 0। इसके लिए भी 0। इसके लिए 2। और इसके लिए 2। उसके लिए 0। टोटल मास कितना है यहाँ पर? 8 + 4 12। क्या हुआ? अच्छा हाँ 1 है वो, ये 1 और 1 होगा यहाँ पे, तो 1 + 1 6/12 हो जाएगा। 1/2। XCM 1/2 आएगा। 1/2 मीटर। YCM निकालो। इसके लिए 0। इसके लिए भी 0। इसके लिए 2। इसके लिए भी 2। इसके लिए 1। इसके लिए भी 1। इसके लिए 0। इसके लिए भी 0। बाय टोटल मास 12। तो 6/12 1/2 आ गया। ZCM 0 0 0 0 4 0 और 1 1 1 1 4 1 अपॉन 12। सो 4/12 1/3 सेंटीमीटर मीटर। 1/2, 1/2, 1/3 आया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास I/2, J/2, K/3 मीटर। ठीक है। इसका एक इजी अप्रोच हो सकती थी। देखो क्या हो सकती थी, दिमाग लगेगा थोड़ा सा लेकिन उसमें स्मार्ट तरीका। ये जो 4 2 kg के हैं, अगर सोचो यही स्क्वायर होता, सिर्फ ये 1 kg वाला स्क्वायर हटा दो, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करता? बिल्कुल बीच में। तो मतलब इन चारों की जगह मैं एक मास लिख लेता, जो कि कितने का होता? 8 kg का। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? XY प्लेन में, तो 1/2, 1/2, 0। ऐसे ही ये 4 जो 1 kg वाले हैं, इनकी जगह भी हम क्या करते हैं कि इनके सेंटर पे मास रख लेते हैं, यहाँ कहीं पे होता। और इसका सेंटर कहाँ पर आएगा? तो ये देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? ये कौन से प्लेन में है? अभी भी है तो XY प्लेन में ही, लेकिन इस हर एक लोकेशन पे Z की वैल्यू क्या है? 1 है। तो कितना आता है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट? 1/2, 1/2, 1 ये आता। अब देखो XCM चेक करते हैं। तो इट्स लाइक कि हमारे पास 2 ही मासेस हैं। एक है 8 kg का मास, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 1, 2, 0। और एक है अपने पास 4 kg का मास, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 1, 2, 0। तो XCM के 1 होगा यहाँ पर। XCM क्या हो जाएगा? M1 X1 8 इंटू 1/2 4, M2 X2 4 इंटू 1/2 प्लस का 2 बाई 8 + 4 12 6/12। देखो आ गया 1/2।
सेम वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा 1/2 और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 इंटू 1 4 अपॉन टोटल मास 4/12 1/3। तो ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे। बट इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसी का अभाव है काफ़ी ज़्यादा इस क्लास में। 2-3 दिमाग बन के एक दिमाग बन पाता है मुश्किल से, एक नॉर्मल दिमाग। इसीलिए तुम लोग 3-3 के ग्रुप में बैठते हो। जहाँ कमी ज़्यादा है वहाँ 3 लोग हैं। पतले हो तो दिमाग भी तो पतला हो गया तुम्हारा। हो गया, टाइम भी हो गया क्या? नहीं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सुनो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में फ़र्क समझते हैं। जैसे मान लो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर m1 m2 m3 मास रख रखे हैं अलग अलग हाइट पे हमने। सेंटर ऑफ मास क्या था कि वो पोजीशन जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पोजीशन जहाँ पर हम mg फोर्स लगाएंगे। तुम बोलोगे ये तो सेम ही बात होगी, mg फोर्स कहाँ लगाते हैं हम? सेंटर ऑफ मास पे। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थ के सरफेस पर ये बात ट्रू है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, लेकिन जब हाइट काफ़ी ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर रखे हों और किसी हाइट पे रखे हों अर्थ सरफेस से, तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते वो ध्यान से समझो। जो जी की वैल्यू होती है, तुम्हें अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो हाइट के साथ वो कम होती चली जाती है ना। ये हम पढ़ेंगे भी हाइट के साथ वेरिएशन, खैर वो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा समझो, यहाँ पे फोर्स लग रही होगी इस मास पे m1 g1, इस पे फोर्स लग रही होगी m2 g2, इस पे फोर्स लग रही होगी m3 g3। अगर इनका हमें सेंटर ऑफ मास लिखना होता, ठीक है, RCM या फिर YCM बोल देते हैं, तो YCM क्या होता? ये होता अपने पास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन अप टू mn yn और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज m1 प्लस m2 mn तक। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या थी? पोजीशन जहाँ पे कि सारा का सारा अपना जो मास है वो कंसंट्रेटेड हमने माना है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ ली जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी फोर्स लग रही हो, तो यहाँ पर लिखेंगे m1 g1 y1 m2 g2 y2 प्लस m3 g3 y3 एंड सो ऑन। m1 g1 y1 प्लस m2 g2 y2 अप टू mn gn yn और डिवाइड किससे करेंगे? m1 g1 प्लस m2 g2 एंड सो ऑन mn gn तक। क्या ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर वैल्यूज हैं, ये दोनों रेशो सेम दिख रहा है? ये नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि हम अर्थ के सरफेस के आसपास होते तो वहाँ पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। अभी तक हम जी की वैल्यू सेम ही लेते हैं हर प्रॉब्लम में। तो g1 g2 g3 सब की जगह जी लिख देते, तो ऊपर से जी कॉमन आ जाता, क्या बनता? m1 y1 m2 y2 mn yn। इधर से भी जी कॉमन लेते तो क्या बनता? m1 m2 mn। जी से जी कैंसिल हो जाता, क्या तब ये सेम फॉर्मूला बन जाता या नहीं बन जाता? तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ जो तुम्हारी हाइट है, हाइट इज या फिर बोले वाई इज, वाई जो है वो काफ़ी कम होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगी। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोइंसाइड नहीं करेंगी। तो COM does not coincides with COG if हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसका रीज़न भी लिख लेते हैं। इसका रीज़न था कि G1 G2 एंड सो ऑन Gn सब बराबर हो गए थे G के।
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जी कैंसिल हो गया, अगेन सेम फॉर्मूला आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास के लिए, तो वहाँ से हम समझ गए। अब सुनो, हम बोलते थे सेंटर ऑफ मास वहाँ लाई करता है जहाँ पर क्या हो, हैवियर मास हो। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ लाई करेगी जहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। नोट कर लो क्या, ये दोनों फॉर्मूले समझा तू? अब इस फॉर्मूले को भी नहीं समझा तू? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है ये, ऐसा समझ। यहाँ पर बोल रहे थे, यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे कि सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, तो मास के साथ y1, मास के साथ y2, मास के साथ y3, ये सब मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे कर दिया, मास। अब क्या हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी की पूरी mg हम मान सके कि पूरी mg यहीं लग रही है, समझा। तो मास की लोकेशन निकालनी थी तो मास को मल्टीप्लाई किया y1 के साथ। इस बार mg की लोकेशन निकालनी है तो हम mg को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y के साथ। तो m1 g1 y1, m2 g2 y2, और डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, कोऑर्डिनेट, तो मतलब इसके जो डायमेंशन होंगे तो डिस्टेंस है, तो mg से डिवाइड करना पड़ेगा तभी डिस्टेंस वाले कोऑर्डिनेट आएंगे। तो m1 g1, m2 g2, mn gn से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लग गई कि यहाँ पे लगेगी। तो हमें ये समझ में आया कि जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाते जा रहे हैं तो g की वैल्यू कम होती जाती है, तो g1, g2, g3, gn सब अलग अलग है, ठीक है, सब अलग अलग थे। अगर इनकी वैल्यू अलग अलग है तो ये दोनों सेम बनेंगे ही नहीं, तो मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करने वाली। लेकिन अगर क्या हो g1, g2, g3 सब बराबर हो जाए, और जो कि कहाँ पर होता है, अर्थ के सरफेस के आसपास, अप टू 100 किलोमीटर तक होता है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो g चेंज नहीं होता, तो g1, g2 ये सब बराबर हो गए, तो न्यूमरेटर्स में जो g है उसको कॉमन निकाल दे, तो क्या बनेगा m1 y1, m2 y2, mn yn। डिनोमिनेटर से g कॉमन निकाल दे जब बराबर ही है, तो m1 m2, g से g कैंसिल हो गया तो दोनों बराबर आ गए। तो जब हाइट बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ तो दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों कोइंसाइड ही करते हैं जब तक कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट ना रखी हो। जैसे अगर हम बात करें मान लो बुर्ज खलीफा की, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो बुर्ज खलीफा के केस में क्या होगा, वहाँ पर जी की वैल्यू हाइट के साथ वेरी कर रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो उसका सेंटर है वहाँ पर हो जाएगा, अगर उसको एक रॉड की तरह मान लें। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, जहाँ जी ज़्यादा हो। जी ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस के पास, तो अर्थ के सरफेस के पास कहीं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और सेंटर ऑफ मास उससे थोड़ा सा ऊपर होगा।